नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज चर्चा होगी आएगा निवेश और बढ़ेगा मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का जोर क्षेत्रीय उद्योगीकरण पर है। लिहाजा जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव आयोजित होने जा रही है। 20 जुलाई को होने वाले इस कॉन्क्लेव में 1,500 निवेशकों के शामिल होने की उम्मीद है। और बता दें कि 13 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुंबई में निवेशकों के साथ 1-to-1 चर्चा की थी। बातचीत के दौरान एमपी में निवेश के कई बड़े प्रस्ताव आए हैं। तो क्या अब ये समझा जाए कि प्रदेश के विकास के लिए इस तरह के कॉन्क्लेव मील का पत्थर साबित होंगे और विकास के पथ पर मध्य प्रदेश की रफ्तार और तेज होगी। आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए राज्य को भारी भरकम निवेश की विशेष सौगात देने के लिए अग्रसर हैं। जबलपुर में शनिवार को होने जा रही रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में कृषि और रक्षा संबंधी क्षेत्रों में निवेश के लिए देश विदेश के 1,500 से ज्यादा इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कोशिशों के चलते इस कॉन्क्लेव से पहले ही सरकार को 80,000 करोड़ के प्रस्ताव मिल गए हैं। जबलपुर में लगभग 2 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिलने की पूरी उम्मीद है और इनसे राज्य में रोजगार के 1.25 लाख अवसर निर्मित होना तय है। उद्योग संगठन भी मानते हैं कि जबलपुर सहित बालाघाट, पाडूरना, छिंदवाड़ा और आसपास के इलाकों में निवेश के लिए भरपूर अवसर मौजूद हैं। इस तरह जहां मध्य प्रदेश को लेकर निवेशकों में उत्साह अपार है और मध्य प्रदेश भी उनकी उम्मीदें साकार करने को तैयार है। मोटे तौर पर 20 जुलाई को जो जबलपुर में हमारी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है, इसमें केवल जबलपुर नहीं, जबलपुर संभाग से लगा करके हमारा ये बगल का आसपास का पूरा क्षेत्र कवर करने की बात कही है। और इसीलिए होमवर्क भी प्रॉपर करा रहे हैं, जगह जगह जिले के लैंड बैंक को संभाल रहे हैं। फिर जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियां काम कर रही है जिस जिस सेक्टर में, उनको उस इंडस्ट्री में अपना विस्तारीकरण करना है, कुछ आगे बढ़ाना। जिनने पहले से काम किया उनकी कठिनाइयों को भी दूर करना, उनसे संवाद करना और जो पहली बार आ रहे हैं उनका भी स्वागत करना। तो दोनों से मिला जुला करके ये पूरी बात कर रही। तो लगभग हमारा जो कल्पना है कि 1500 निवेशकों का हम भागीदारी प्रस्तावित कर रहे हैं, इसमें 1,000 के आसपास आने की संभावना। तो इस पर चर्चा शुरू करें उसके पहले इस कॉन्क्लेव पर कांग्रेस का क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। मध्य प्रदेश में उसमें क्या निवेश आया, उसके क्या परिणाम आए। जब उसके कोई परिणाम नहीं आए तो इन जो अभी सबमिट हो रही हैं, इन पर हम कैसे विश्वास करें? क्या विश्वसनीयता है इनकी? तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। बहुत स्वागत है चैतन्य जी आपका नादी टीवी में। नमस्कार। और चूंकि आप महाकौशल से आए जबलपुर से, और जबलपुर में एक आयोजन हो रहा है, क्योंकि इसके पहले हम देखते थे कई बार इंदौर में हुए इस तरह के आयोजन, बम्बई में हुए, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बेंगलोर में हुए, और एक छोटे मोटे एक आध आयोजन भोपाल में हुए। लेकिन पहली बार हो रहा है कि इसके पहले उज्जैन में हुआ एक बड़ा आयोजन इसी तरह का मार्च में, और अब जबलपुर में। तो ये जो सरकारें अब ध्यान दे रही है रीजनल स्तर पर, तो क्या कुछ इससे क्षेत्र के विकास को पर लगने की संभावना है? क्योंकि होता वहाँ भी यही था कि बात होती थी, लेकिन जब उस क्षेत्र का निवेशक आएगा तो वो प्रॉपर तरीके से उसको अपनी परेशानियां पता है, उसको अपनी रिक्वायरमेंट है वो पता है। क्योंकि दिल्ली बम्बई के जो कई सारे इंडस्ट्रिस्ट हम आते हैं वो कहते हैं उन्होंने हमें एमओयू कर लिया, प्रस्ताव दे दिया है, लेकिन वो धरातल पर उतरते नहीं है। ये देखिए मनोज जी, ये बात तो सही है कि जो आपने कही कि जो पिछले ट्रैक रिकॉर्ड हैं इंडस्ट्रियल समिट के, उससे कोई बहुत बड़ा फायदा हुआ नहीं। 5-6 इंडस्ट्रियल
कमिट हो चुके हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा कोई बहुत बड़े बड़े उद्योग आए नहीं। एक्चुअली होता ये है कि एमओयू होते हैं साइन, उसके बाद फिर वो उद्योगपति आते हैं, फिर उनके संग जो औपचारिकताएं उनको पूरी करने में बहुत दिक्कतें होती हैं, अफसरशाही होती है, इधर से उधर उधर से इधर भेजा जाता है, तो उसके कारण फिर उद्योगपति जो है वो निराश होकर चले जाते हैं। कई उद्योगपति इसलिए भी आते हैं कि अगर हमको जमीन मिल रही, कुछ सुविधा मिल रही, तो हम उसका दूसरा उपयोग कर लें। तो इसके लिए जरूरी है कि जो पुराने कमिट हुए हैं और उनमें जिन लोगों ने एमओयू साइन किए थे और उन्होंने जो काम शुरू नहीं किया, उनको भी पहले चिन्हित कर लिया जाए कि ऐसे लोग ना जो सिर्फ जमीन लेने या जो सुविधाएं लेने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश में ऐसे कई उद्योगों से जमीनें वापस भी ली सरकार ने, जिन्होंने समय सीमा में उद्योग नहीं शुरू किए हैं। तो वो बहुत जरूरी है कि आपको एक टाइम बाउंड करना पड़ेगा कि आपको इस बीच में आपको अपना जो उद्योग है वो स्टार्ट करना पड़ेगा। देखिए, दिक्कत ये है कि जैसे जबलपुर में आज से 5 साल पहले आईटी पार्क क्लस्टर बनाया गया था और जिसमें देश विदेश के लोगों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन स्थिति ये है कि 70-80 जो उद्योगपति थे उनमें से 11 लोगों को जमीन अलॉट हो पाई, और वो भी 11 लोगों की जो जमीन है वो सिर्फ कागजों में अलॉट हो पाई। वो आज तक अपना वहां पे कब्जा नहीं कर पाए। कब्जा लेने गए तो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज ने बोला कि तो हमारी जमीन। तो स्थिति ये हो गई कि करीब 70 में से 65 लोगों ने अपनी जो उद्योग लगाने की बात की वो वापस कर ली। तो ये एक दिक्कतें आती हैं। इसलिए जैसा हम लोगों ने पिछली बार भी ये बहस की थी और डिबेट की थी कि एकल खिड़की बहुत आवश्यक है किसी भी उद्योगपति के लिए। जो भी औपचारिकताएं होती है प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए, जहां से भी एनओसी लेना पड़ती है, उन तमाम चीजों के लिए एकल खिड़की है। ये बात सही है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हम एकल खिड़की की व्यवस्था बना रहे हैं। पहले भी एकल खिड़की की व्यवस्था रही है, लेकिन वो उतनी सुचारू रूप से चल नहीं पाई। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभी 6-8 महीने हुए हैं मंत्री बने हुए, और उनका सबसे बड़ा जो पहला ध्यान है वो उद्योगों की तरफ है, जिससे जो प्रदेश में बेरोजगारी है, बेरोजगार बच्चे पलायन कर रहे हैं, उनका पलायन रुक सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है, प्रशंसनीय कदम है। और जिस तरह से उन्होंने 1 to 1 वहां बॉम्बे में जाके उद्योगपतियों से, विदेशी उद्योगपतियों से बात की और यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात की, देश के उद्योगपतियों से भी बात की, और ये कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो ताकि लोगों को रोजगार मिले। अब जो आंकड़े बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि 80,000 करोड़ के जो प्रस्ताव हैं वो पहले ही आ चुके हैं और करीब 2 लाख करोड़ के उद्योग लगने की संभावना है, जिससे करीब 1-1.25 लाख लोगों को रोजगार मिल पाएगा। लेकिन उसके साथ एक सबसे बड़ी बात है कि बड़े उद्योग आना बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ में छोटे उद्योग लगते हैं जो MSME पर भी फोकस होना चाहिए, तो उस पर भी फोकस होना चाहिए ताकि छोटे छोटे उद्योग हैं जो वो बड़े की छाया में अपना व्यापार कर सके। जैसे मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि हमारे यहाँ आयुध निर्माणियां थी जिसमें बहुत से एंसिलरीज थी, करीब 450 एंसिलरीज थी, छोटी छोटी चीजें बनाती थी, लेकिन उनका रोजगार चलता था, उनका परिवार पलता था। तो अब भी बात हो रही डिफेंस के लिए, क्योंकि अनिल अंबानी ने रुचि दिखाई है डिफेंस कॉरिडोर बनाने के लिए। और देखिए, अनिल अंबानी पिछली बार भी आए थे और उन्होंने घोषणा की थी कि हम यहाँ पे डिफेंस में लगाएंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित करना होगा कि जो वादा करके भूल जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने वादा तो कर दिया कि हम इंडस्ट्री लगा लेंगे, और लोगों को उत्साह भी आया कि भाई चलिए मध्य प्रदेश जो है महाकौशल इलाका, जो जबलपुर तो उसका केंद्र बिंदु माना जाता है, हृदय स्थल माना जाता है। महाकौशल में तो बहुत से संसाधन है जिनमें बहुत बड़े बड़े उद्योग लगाए जा सकते हैं। तो डिफेंस के भी अगर अनिल अंबानी आगे आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे अच्छी बात है और उससे फायदा भी मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात वो ये कि जो पुराने आपके रिकॉर्ड हैं उससे थोड़ा सा निराशा का वर्ण बनता है। लेकिन जो प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जिस तरह का प्रयास किया है और एक प्रयोग करना चाहते हैं वो कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर एकत्रित कर सकें, और उसके लिए उन्होंने महाकौशल को ही चुना है, क्योंकि महाकौशल में उद्योगों की बहुत संभावना है, जिसमें आपका वन की संभावना है, जड़ी बूटियों की संभावना है, डोलोमाइट, संगमरमर, तांबा, मैंगनीज, तरह तरह की चीजें उपलब्ध है। लेप बहुत सस्ता है, पानी बहुत याद से है। तो इसका सबका फायदा निश्चित तौर पे उद्योगपतियों को मिलेगा, और मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता है तो ये निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश और महाकौशल दोनों के लिए ही बहुत ही लाभदायक साबित होगा। बिल्कुल, तो प्रभु जी लाभदायक तो होगा निश्चित तौर पर। और जिस प्रकार से सरकार ने दिखाया कि हमने देखा उज्जैन में भी
केवल एमओयू नहीं हुए, कई सारे इंडस्ट्रियों का शिलान्यास के साथ साथ उद्घाटन भी हो गया, यानी वहाँ काम भी शुरू हुआ। इंदौर में हुआ, उसी समय नागदा में हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद उद्घाटन किया। और जबलपुर में भी यही प्रयास है। और जो भट्ट जी ने भी कहा कि अभी तक हम ये मानते हैं कि उद्योगपति है ना, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, लेकिन जो छोटे उद्योगपति हैं उस पर फोकस नहीं रहता सरकारों को। उनको लगता है ये 1500 करोड़ का अगर निवेश करेंगे 2-4-500 का तो कुछ बदलने वाला नहीं। जबकि अगर एमएसएमई के क्षेत्र में देखें तो सबसे ज़्यादा रोजगार यही सेक्टर दे रहा है। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि जो टाइगर रिजर्व एरिया है वहाँ पर अगर होटलों की बात हो रही है या दूसरे संसाधनों की बात हो रही है, पूरा इलाके की बात करें हम, बुंदेलखंड, ये वहाँ कौशल खनिज भी है, वहाँ पर वन संपदा भी है, जैव विविधता भी है, शेयर भी हैं, उद्योग भी हैं, तमाम सारी चीज़ें। फिर क्या कारण रहा इस क्षेत्र के पिछड़ने का, और अब सरकार को क्या डेवलपमेंट के लिए यहाँ कुछ करना पड़ेगा? देखिए मनोज जी, यदि हम मध्य प्रदेश में यदि 20 साल का ही सिनेरियो देखते हैं तो 20 साल पहले जो उद्योग की स्थिति थी और आज की तारीख में बहुत ज़्यादा बदलाव दिखाई देगा। कई बड़े बड़े उद्योग यहाँ पर आए हैं, छोटे उद्योग भी यहाँ पर आए हैं, तो निश्चित तौर पर औद्योगिक वातावरण बना है। लेकिन मध्य प्रदेश की अपनी एक विशेषताएँ हैं, कुछ कमजोरियाँ भी हैं। हम लैंडलॉक स्टेट हैं, हमारे पास संसाधन तो प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं, लेकिन उस ज़माने में हमारे पास बिजली नहीं हुआ करती थी। पानी हमारे पास है, लेकिन उस पानी को वहाँ उद्योगों तक पहुँचाने का बंदोबस्त नहीं था, या नदियों के किनारे जहाँ पर उद्योग वाले ज़मीन मांगते हैं लगाने के लिए, वहाँ पर हमारी खेती की ज़मीनें हैं तो हम उसको देना नहीं चाहते। तो ऐसी बहुत सारी लिमिटेशन थे जिसकी वजह से मध्य प्रदेश औद्योगिकरण में कहीं ना कहीं पिछड़ गया। सड़क कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, बहुत सारी दिक्कतें मध्य प्रदेश के साथ थी। उस तरफ ध्यान भी नहीं दिया गया शुरू में। फिर धीरे धीरे जब सरकार ने उस पर ध्यान देना शुरू किया कि उद्योग भी जरूरी है, क्योंकि रोजगार एक बहुत बड़ा विषय है और सरकार की इनकम भी बढ़ती है, टैक्सेस आते हैं, उद्योग लगते हैं, तो तरह तरह के, तो उससे तो ये फोकस उस पर किया गया, तो बदलाव हमको दिख रहा है। हर 2 साल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश में हो रही है पिछले कई सालों से। अब उसको बदलकर रीजनल इन्वेस्टर समिट तक गए हैं मुख्यमंत्री। ये नया प्रयास है कि उस रीजन में क्या उपलब्ध संसाधन है, उस रीजन की क्या ज़रूरतें हैं, वहाँ कितनी ज़मीन उपलब्ध है, वहाँ किस तरीके का उद्योग लग सकते हैं, वहीं पर बैठकर चर्चा होगी। बिल्कुल, ये नहीं कि इंदौर में बैठकर आप शेड्यूल की चर्चा कर लें, क्योंकि उद्योगपति तो बॉम्बे से हवाई जहाज से उड़कर आया इंदौर, आपने एक प्रेजेंटेशन दिखाया उसको कि हमारी शेड्यूल में इतनी ज़मीन हमारे पास है, यहाँ पर ये संसाधन है, और उसने केवल देखा आपका प्रेजेंटेशन और वो राजी हो गया, उसने उसको कह दिया कि हम इतने करोड़ का उद्योग यहाँ पर निवेश करेंगे। जब वो मौके पर गया, जो चैतन्य जी बता रहे हैं, तो वहाँ पर स्थितियाँ उलट दिखाई दी उसको, तो वो आता नहीं है। अब वो परिस्थितियाँ यहाँ पर इसलिए निर्मित होंगी कि आप महाकौशल के लिए काम को बात कर रहे हैं, तो महाकौशल पर ही बैठकर बात कर रहे हैं, उसी की ज़मीन पर। बिल्कुल। तो वहाँ से जाके यदि शेड्यूल का वो इंटरेस्ट है तो वहाँ पर जाके 2-4 घंटे में जाके शेड्यूल में देखाएगा, अपने सोर्सेज से जानकारी ले लेगा, तो यहाँ पर ये फ्रूटफुल होने की संभावना यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देती है। अब मुख्यमंत्री जो अभी हालिया रोड शो उनका हुआ था, वो मुंबई गए थे, वहाँ पर जो है तमाम उद्योगपतियों से मिले हैं। तो देखिए अनिल अंबानी ने, भले वो पहले कई बार वादा करते रहे, शासन का एक प्रोजेक्ट उनका चल ही रहा है बहुत बड़ा महाकौशल क्षेत्र बिजली में का, जी, वो वहाँ पर 50,000 करोड़ का निवेश करने का उन्होंने फिर से आश्वासन दिया है कि वो 50,000 करोड़ का निवेश करेंगे। यदि वो आ जाते हैं बहुत अच्छी बात है। JSW ने 17,000 करोड़ के निवेश का आश्वासन दिया है शहडोल में। आपने जो पर्यटन की बात की, तो ओबेरॉय होटल बांधवगढ़ में अपना रिजॉर्ट खोलना चाहती है, महिंद्रा हॉलीडे इन ग्रुप आना चाहता है, साज होटल ग्रुप आना चाहता है, क्योंकि इस अंचल में पर्यटन की बड़ी संभावना है, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म भरपूर मात्रा में मौजूद है, कल्चरल हेरिटेज भी है। तो निश्चित तौर पर ये आएंगे तो एक नया बूम यहाँ पर आ सकता है पर्यटन के क्षेत्र में। बड़े बड़े होटल ग्रुप आएंगे तो निश्चित तौर पर और ज़्यादा हमको इसमें उपलब्धि हासिल होगी। अब रही बात उद्योगों को लेकर, तो उद्योगीकरण में जो बात हो रही थी, तो निवेश के लिए आपको लोगों को आकर्षित करना ही होगा। शोरूम भी कोई खोलता है तो उसको अपने शोरूम का प्रचार करना होता है, आकर्षक सजावट करनी पड़ती है, उसको बताना पड़ता है, उसको डिस्प्ले में जो चीज़ें टंगी उसको बार बार बदलना पड़ता है। वही स्थिति मध्य प्रदेश की भी है। आप यदि किसी व्यापारी को आमंत्रित करना चाह रहे हैं तो आपको इन्वेस्टर समिट करनी पड़ेगी, आप उसको बताना पड़ेगा हमारे पास क्या है। हाँ, 100 लोग आएंगे, 100 में से यदि 10 भी आ जाते हैं तो असफल नहीं हुए हैं आप, क्योंकि आप यदि कोई प्रयास ही नहीं किया है कि लोग आते नहीं हैं, जितना वादा करके जाते हैं फिर वो निवेश करने नहीं आते हैं, हमने प्रयास ही नहीं किया तो हम जीरो बने रहेंगे, जो पहले मध्य प्रदेश की स्थिति थी। तो हमने उस बार दिशा में कोशिश कर रहे हैं तो उसका फल भी मिल रहा है। आज हमारे पास इन्फोसिस है, आज हमारे पास TCS है, आज हमारे पास कई बड़ी कंपनियां हैं। पीथमपुर में ऑटो टेस्टिंग ट्रैक है हमारे पास, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर आ रही हैं। बिजली से जुड़े हुए संयंत्र हमारे यहाँ तरह तरह के आ रहे हैं। हमारे यहाँ जो
माइनिंग पर जुड़े उद्योग आ रहे हैं, सीमेंट को लेकर कई लोग रुचि दिखा रहे हैं, नए नए उद्योग आ रहे हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ मंडीदीप में यदि हम देखें तो मंडीदीप में पहले जो है कपड़े का काम नहीं होता था, माफ कीजिएगा, अब मंडीदीप में वो टॉवेल वगैरह उद्योग हो रहा है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है पूरा का पूरा। हमारे यहाँ का जो चावल है वो दावत वाले यहाँ पर मंडीदीप से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दावत राइस के नाम पर। तो इस तरीके के यदि हम आप कोशिश करते हैं तो उसका फल दिखता है। यदि हम पूरे समग्र तौर पर देखें तो हमको कमजोरियां निश्चित तौर पर दिखेंगी, लेकिन सतत प्रयास इस मामले में जरूरी है, तब जाकर हम खड़े होंगे। अब देखिए ना गुजरात कैसे बढ़ा, गुजरात में भी गुजरात तो इंडस्ट्री रिच स्टेट है बिल्कुल, लेकिन वो हर 2 साल में वहाँ भी इन्वेस्टर समिट होती है, वो भी उद्योगपतियों को आकर्षित करते हैं। आपको याद होगा टाटा का नैनो पावर प्लांट जब वो बंगाल में लग रहा था, वहाँ पर विरोध हुआ, तत्काल गुजरात ने ऑफर किया कि आप हमारे यहाँ आइए। गुजरात में लगा टाटा का नैनो, भले असफल हो गई लेकिन वो प्लांट तो उनका दूसरी कारें वहाँ पे बन रही हैं, उद्योगीकरण तो आया। अब जही रही बात जो छोटे उद्योगों की बात है, तो जब अभी तक मैंने भी देखा कई इन्वेस्टर समिट में गया, पहला दिन एमएसएमई के नाम पे होता है, क्योंकि अब जब बड़ा उद्योग आएगा तो छोटे उद्योग निश्चित तौर पर आएंगे। देखने से बीएचईएल कारण पूरा गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया चल रहा है उससे, तो एमएसएमई के लिए भी सरकार ने रखा है, पहला दिन एमएसएमई पर होता है, उस पर चर्चा होती है। और अब तो मुख्यमंत्री ने एक नया प्रयोग कर दिया है कि स्टार्टअप के लिए भी एक दिन चर्चा होगी, जो समिट होगी, जो फरवरी में समिट होने वाली है, उसमें स्टार्टअप पर भी चर्चा होगी। जो नए बच्चे जो आईटी क्षेत्र में तैयार होकर आए हैं और कोई नया इनोवेशन करना चाहते हैं स्टार्टअप, तो वो स्टार्टअप से यूनिकॉर्न भी मध्य प्रदेश में बने हैं, तो वो प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो कोशिशें अच्छी हैं, कोशिशों में हमको ये कहें कि सहयोग ही करना पड़ेगा, इसमें रोड़े अटकाने की जरूरत नहीं। कमियां हैं वो बताई जा सकती हैं, हमारा दायित्व है, जनता का दायित्व है कमियां बताएं, लेकिन यदि कोशिश अच्छी हो रही है हम उनको भी गिनाने की कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पर हाँ यहाँ पर अच्छा उद्योग लगा है, यहाँ पर ये संभावनाएं। चूँकि जिस तरीके से अभी चैतन जी ने बताया कि वो उद्योगपति गए तो वहाँ पता चला इंजीनियरिंग कॉलेज की जमीन है, तो सरकार की शायद इसमें गलती है राजस्व विभाग की कि उन्होंने जमीन को आइडेंटिफाई किया उद्योग के लिए और किसी और को अलॉट कर दी। तो ये सारी समस्याओं को दूर करना होगा, और जो सिंगल विंडो है उसको वाकई में सिंगल विंडो बनाना होगा कि आप आवेदन डालें और वहीं से आपकी सारी अनुमतियां एक ही जगह से हो जाए। बिजली संबंधी काम है तो वहीं पर आवेदन हो जाए, उसको बार बार हर दफ्तर में चक्कर काटने की जरूरत ना पड़े। एक सरकार को ये भी करना चाहिए, बीच में प्रयोग किया था लेकिन बाद में हट गया, कि हर उद्योग के लिए एक अधिकारी को पाबंद कर दिया जाए। जो भी निवेश के लिए इच्छुक है एक अधिकारी को जिम्मेदारी दे दी जाए, वो लाइजनिंग ऑफिसर के तौर पर उससे काम करे, लाइजन ऑफिसर के तौर पर वो उसकी सारी दिक्कतों को दूर कराए, वो जो उतना पावर भी हो जी, और वो यदि वो देर कर रहा है तो उसको लेकर उस पर कोशिश करे कि वो जल्दी से काम पूरा करे। तो इस तरीके से उद्योग स्थापित हो सकते हैं। हमारे पास बड़ा उदाहरण जो है बीना का है, बीना रिफाइनरी। बिल्कुल, लंबे समय से प्रोजेक्ट कागजों में दौड़ रहा था, लंबे समय से उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। बाबूलाल गौर उस समय उद्योग मंत्री बने, वो हर तीसरे महीने विजिट करने जाते थे कि साइट पे कितना काम हुआ है। भोपाल से एक मंत्री उस साइट पर जाकर काम देखने के लिए जाता था, और आज की तारीख में आप देखिए उसकी दूसरी यूनिट डल रही है। 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस तरीके से चाहे मंत्री हो, चाहे उस विभाग के अधिकारी हो, या जो अधिकारियों को पाबंद किया जाए उस उद्योग के लिए, उन सबको मिलकर काम करना होगा, प्रदेश के हित में काम करना होगा। जनता की भी जवाबदारी है कि आपके क्षेत्र में कोई उद्योग के लिए जमीन चिन्हित है, उसमें कोई अतिक्रमण कर रहा है, जनता उसको हटाए। जनता की जिम्मेदारी है कि वहां पर यदि उद्योग वाले देर कर रहे हैं लगाने में तो उसके सवाल उठाए, तब जाकर ये काम पूरा हो पाएगा। क्योंकि इससे मध्य प्रदेश का भला हो रहा है, मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, मध्य प्रदेश की आय बढ़ेगी, तो निश्चित तौर पर प्रदेश के हित के लिए एक बड़ी पहचान का काम यहाँ पर होने जा रहा है। बिल्कुल, तो चेतन जी निश्चित तौर पर, क्योंकि हर चीज़ में हम नेगेटिविटी देखेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा। इसके साथ लेकिन हमको ये भी करना पड़ेगा कि नए इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करना होंगे, क्योंकि जो पुराने इंडस्ट्रियल एरिया हैं वो तो उतने सीमित ग्रोथ हो गई उनकी, अब ज़्यादा उनके पास ज़मीनें बची नहीं है, या उनका एक्सटेंशन कहाँ किया जाए क्योंकि आबादी बस गई है, तो तमाम सारी दिक्कतें। और वो दौर निकल गया मध्य प्रदेश में कि आपको एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, सड़क कनेक्टिविटी की दिक्कत थी, बिजली की समस्या थी, पानी की समस्या थी, और महाकौशल में तो सारी चीज़ हैं। अगर एयर कनेक्टिविटी की थोड़ी परेशानी छोड़ दें तो फिर तो अब एक सरकार जो प्रयास कर रही है, तो मुझे लगता है जो स्थानीय उद्योगपति हैं उनको भी सरकार के साथ हाथ मिलाने के आगे आना चाहिए, और जो नेता हैं उनको पॉलिटिकल हस्तक्षेप से बचना चाहिए। क्योंकि हमने देखा कि मुरैना ग्वालियर में जो इंडस्ट्रियल एरिया मालनपुर और बामनोर, भिंड और मुरैना जिले में आते हैं, आधी इंडस्ट्री इसलिए बंद हो गई क्योंकि स्थानीय नेताओं का दखल होता था कि जो ट्रेंड लोग नहीं उनको भी नौकरी पर रखवाना, नेतागिरी होती थी जिसका खामियाजा भुगता। बाकी जगह ऐसा ना हो, इससे सबक लिया जा सकता है। नहीं, देखिए, अगर प्रदेश के मुखिया की कोई अच्छी बात है तो फिर मुझे लगता है, और अगर उनका आदेश है तो उसमें फिर स्थानीय नेता हस्तक्षेप नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको ये बताऊं कि जो निजी स्कूलों में जो फीस के नाम पे लूट हुई है और जो किताबों के नाम पे लूट हुई है,
उसमें मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम कलेक्टरों को अधिकार दिए गए कि आप इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और उसमें जबलपुर ने नजीर पेश की पूरा प्रदेश नजीर पेश की जबलपुर ने। और इसलिए कोई भी स्थानीय नेता, क्योंकि ये भी जितने बड़े निजी स्कूल हैं ये तब तमाम बड़े बड़े लोगों के और निश्चित तौर पे उनके पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट रहते हैं, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री की ये मंशा थी कि इन पर कार्रवाई की जाए, इसलिए कोई स्थानीय नेता उसमें हस्तक्षेप नहीं कर पा रहा और जो जिला प्रशासन है वो अपनी पूरी ताकत के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा। तो ये देखना होगा कि अगर प्रदेश में उद्योग लगना है तो उसमें इस तरह के लोगों को ना भर्ती किया जाए, दबाव बनाया जाए उद्योगपतियों पर क्या हमारा आदमी है आप उसको भर्ती कर लीजिए। एक बेहतर लोगों को वहां पर अगर आप काम मिलेगा तो निश्चित तौर पर उसका फायदा मिलेगा। और मुख्यमंत्री की तरफ से अगर इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि हमें प्रदेश को औद्योगिकरण से सुदृढ़ करना है, हर इलाके को उस हिसाब से उद्योगों को वहां पे लगाना है कि वहां पे क्या चीज अवेलेबल हो सकती है, किस तरह के उद्योग लगाए जा सकते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि जो स्थानीय नेता होते हैं वो ज्यादा उसमें हस्तक्षेप कर नहीं पाएंगे। लेकिन सवाल वही आ जाता है बार बार कि जैसे अभी हमारे जबलपुर के पास करीब आज से 5 साल पहले हरगढ़ सिहोरा तहसील के पास हरगढ़ को इंडस्ट्रियल इलाका घोषित किया गया था और उसमें लोगों को जमीनें खरीद ली कि अब इंडस्ट्री यहाँ पे लगने वाली तो जमीनों के दाम बढ़ जाएंगे। वो आज तक वहाँ पे एक उद्योग नहीं लगा और इसलिए है कि जिन लोगों ने जमीन खरीदी थी वो अपनी जमीन बेचने के लिए तैयार है लेकिन कोई खरीदने के लिए तैयार है। तो कुछ हमें निश्चित तौर पे नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए, लेकिन जो पुराने अनुभव है उनसे भी हमको सबक लेना। बिल्कुल, अभी हाल ही में मामला आया सिगरौली में कि अगर एक जी हाईवे बनना है तो जिस प्रकार से लोगों ने मकान बना लिया, तो ये दूसरा पहलू भी उसका। इसलिए थोड़ा सा हमको ये भी देखना है। लेकिन चूंकि जो मुखिया है प्रदेश के मोहन यादव जी, उनका पूरा ध्यान इस तरह से है कि हम अलग अलग इलाकों में अलग अलग इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाएं और उनसे बात करें। जैसे अब दमोह में भी, रीवा, छोटे जिले हैं, जहाँ पे भी अगर कॉन्क्लेव होगा तो निश्चित तौर पे उस इलाके को फायदा होगा। लेकिन चूंकि दोनों चीजों को हमको समानांतर लेके चलना पड़ेगा कि हम भविष्य की तरफ भी देखें और जो हमसे पुरानी गलतियां हुई हैं। देखिए, इतना बड़ा उद्योग विभाग है, उद्योग मंत्री होता है, उद्योग में तमाम अफसर होते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर प्रदेश में उद्योग नहीं लग पा रहे हैं तो इसके पीछे क्या कारण कि या तो वो अपने तरफ अपने हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, ना तो अधिकारियों को इस बात की चिंता है कि उद्योग लगे ना लगे, निवेशकों में भरोसा नहीं जगा पा रहे हैं, या निवेशकों पे भरोसा नहीं जगा पा रहे हैं, या मंत्री को भी कोई लेना देना नहीं, वो अपने बढ़िया गाड़ी बंगले में रह रहा है, घूम रहा है। लेकिन अगर बीना के लिए, जैसा प्रभु भाई ने भी बताया कि वहां पर हर 3 महीने में वो जाते थे उद्योग मंत्री जब थे बाबूलाल गौर, तो जब मंत्री वहां जाएगा तो निश्चित तौर पे अफसरों को भी जाना पड़ेगा और जो भी वहां की प्रॉब्लम होंगी वो अगर उद्योग मंत्री को पता होंगी तो वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों को बता सकता है कि आपको ये तमाम चीजों का हल करना बहुत आवश्यक है। तो उद्योग मंत्री, मुख्यमंत्री तो ठीक है पूरे प्रदेश का मुखिया होता है, लेकिन अगर उद्योग मंत्री के जिम्मे पे उद्योग है तो उसको भी उस हिसाब से उसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। उसमें जो इतनी बड़ी बड़ी फौज और बड़े बड़े IAS अफसर रहते हैं उनको भी उसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। तब जाके ये जो आपकी कल्पना है, जो मुख्यमंत्री कल्पना कर रहे हैं कि हमारा मध्य प्रदेश औद्योगिकरण से बहुत ज्यादा सुदृढ़ हो जाए, तो वो सपना सफल हो सकता है। लेकिन उसके पीछे वो ये कि समग्र रूप से एक प्रयास होगा जिसमें तमाम लोगों के, जैसे अभी प्रभु भाई ने भी कहा कि जनता को भी उसमें सपोर्ट करना पड़ेगा, जनता को सपोर्ट करना। लेकिन प्रभु जी, एक चीज है कि ये भी तय करना होगा मध्य प्रदेश को कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ की ओर जाना है कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा लहसुन है, प्याज है, संतरा है, टमाटर है, वो तमाम सारे जो कोदो, कुटकी, रागी, बाजरा, मक्का, ऐसी तमाम सारी, हम जो आपने चावल का जिक्र किया, गेहूं में हम देख रहे हैं कि पूरे देश में, हम पूरी दुनिया में निर्यात कर रहे थे। तो उस क्षेत्र में भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि इंडस्ट्री उस क्षेत्र से जुड़ी हुई भी आए, प्रोसेसिंग फूड इंडस्ट्रीज भी आ जाए कम से कम, तो जो किसानों को है वो बड़ा फ़ायदा हो सकता है। देखिए मनोज जी, सरकार को सबसे पहले तो ये देखना होगा कि हमारे कौन कौन से जो है कृषि उत्पाद जो दूसरे राज्यों में जाते हैं वहाँ से प्रोसेस होकर फिर मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में बिकने जाते हैं। तो हमको उसकी प्रोसेसिंग का प्लांट मध्य प्रदेश में ही लगाना होगा। कोशिश ये करनी होगी कि यहीं किसान उपजाएं, यहीं वो मार्केट मिले उसको और यहीं पे उसकी प्रोसेसिंग हो, उसके बाद फिर वो जो है बिकने के लिए उपभोक्ता उत्पाद के तौर पर बाजार में आए। तो ये कोशिश जिस दिन सरकार कर लेगी उस दिन हम सफल हो जाएंगे। उस दिन रोजगार की जो समस्या है ये भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि कृषि क्षेत्र में रोजगार सीमित है, नई नई तकनीकें आ रही हैं, नए नए प्रयोग हो रहे हैं। तो वहाँ पर अब खेती में जो पहले 10 एकड़ खेती में 10 लोगों का काम होता होगा,
तो अब वो जो है घटकर एक ही आदमी पूरा संभाल हम लेता तो है। देखते हैं ना, पहले 1 एकड़ की कटाई जी। में 10 लोग लगते थे, तो हार्वेस्टर 2 अब घंटे वो में जो है काट देता है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर बदलाव हो गया। तो इस तरीके से हमको फूड प्रोसेसिंग पे ध्यान देगा। अपने संसाधन जो मैंने पहले ही कहा, चेतन जी ने कहा, हमारे जो संसाधन हैं, क्योंकि हम एग्रीकल्चर स्टेट हैं, तो हमको जो है अपने एग्रीकल्चर आधारित उद्योगों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उसके आधार पर जो चीज़ें बने अच्छा प्रोसेस किया जाए, उसको फूड प्रोसेसिंग की नई नई तकनीकें देखी जाए, विदेशों में क्या होता है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हमको ज़्यादा काम देखना होगा। क्योंकि आप ये देखिए कि सबसे बड़ा जो सफल मार्केट है कोई सा भी, तो वो है खाद्य पदार्थों का। बिल्कुल रेडी टू ईट का एक सफल मार्केट है। हमको उन चीज़ों को ऐसे प्रोडक्ट बनाने होंगे जो रेडी टू ईट की श्रेणी में जाएं, जो उस क्वालिटी को मेजर करें, जो विदेशों में जा सके, और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट पर ध्यान देना होगा। हमको तो हमारी आय भी बढ़ेगी, रोजगार भी बढ़ेगा, और हमारे यहाँ जो है उत्पादन में भी किसान फिर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर पाएंगे। वो बार बार फसल बदलने की उसको ज़रूरत नहीं रहेगी। वो देख लेगा कि इस फसल में ज़्यादा फायदा है तो वही फसल उगाएगा। तो कोशिश यहाँ पर भी करनी चाहिए सरकार को। अब मुझे लगता हो सकता है सरकार कर भी रही होगी दिशा प्रयास। बहरहाल समय इतना ही था। बहुत धन्यवाद चेतन जी। तो एक बड़ा प्रयास कह सकते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कि रीजनल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है जबलपुर में, उज्जैन में हो चुका है, रीवा में होगा, तमाम छोटे ज़िलों में हो रहा है। और उम्मीद की जाना चाहिए कि यहाँ जो MOU होंगे या घोषणा होगी वो हवा हवाई ना हो, और जिस उम्मीद से, जिस सत्कार आदर भाव के साथ निवेशकों को बुलाया जा रहा है, बाद में भी उनका उसी तरह से ख्याल रखा जाए, और सिंगल विंडो का जो कॉन्सेप्ट इंडस्ट्री के लिए मुख्यमंत्री ने सोचा हुआ है वो धरातल पर भी उतरे, ताकि मध्य प्रदेश के हितों के लिए भी अच्छा हो और देश के हितों के लिए भी। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि TV। नमस्कार।